जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज दोस्तों हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्रेट वीडियो जो कि होने वाली है कंबाइंड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों इसके अंदर, और क्वेश्चन तो आपको कम दिखेंगे दोस्तों, लेकिन वाकई मैं इस चीज़ का भरोसा दिलाता हूँ आपको कि इन 15 क्वेश्चन में से कम आपके 60 से 70 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि 15 क्वेश्चन ही सर ने कराए, ये देखो कितने टॉपिक कंप्लीट कराए इसके साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 15 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ कनेक्टेड 40-50 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल, स्टमक सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूसेस, पेट के रहस्य निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक रस है दोस्तों? फटाफट बताएंगे। HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बोथ ए एंड बी। HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बोथ ए एंड बी, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ HCl और पेप्सिन दोनों ही इसके सही होंगे, ठीक है। ए और बी दोनों इसके आंसर सही होंगे, ठीक। आगे इसमें एक सेकंड, हाँ आगे अब आपको दिखाते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ। ऑप्शन डी, चलिए सही, ऑप्शन डी हमने सही बोला था। नेक्स्ट इसमें एक बात करें तो क्या चीज़ें हैं आपके सामने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके गैस्ट्रिक जूस से संबंधित चीज़ें उसको देखेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है ना, पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है और बाइल जूस क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, ये 4 टॉपिक दिमाग में घुसेड़ लो दोस्तों। ये 4 टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन टपकेगा आपके एग्जाम में। 100% यहाँ से क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता ही आता है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? इज़ एन एसेंशियल एसिड इन स्टमक, ये आपके स्टमक का एक सबसे एसेंशियल एसिड होता है, ठीक है। चलो मैं आपको हिंदी में ही दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा मेरे लिए भी आपके लिए भी, ठीक है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में एक आवश्यक एसिड होता है, ठीक है। या बैक्टीरिया साथ ही अन्य हानिकारक प्रजातियों को नष्ट करने में मदद करता है, ठीक है। ये क्या करता है? आपके जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं और उसके साथ जो भी और भी हानिकारक प्रजातियां होती हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। यह भोजन के लिए एक संरक्षक के रूप में काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एक हिसाब से सिपाही सैनिक का काम करता है, ठीक है। फिर HCl पेप्सिनोजन को परिवर्तित करता है। HCl जो होता है वो किसको परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है? पेप्सिनोजन को कन्वर्टेड करता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे पेट में प्रोटीन का चयापचय करने के लिए पेप्सिन में सक्रिय नहीं होते। पेप्सिन की बात कर लें अब। पेप्सिन पेट में मुख्य पाचन एंजाइम होता है। हमारे पेट का जो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ना, वो क्या है? हमारा पेप्सिन है दोस्तों, ठीक है। जो पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और गैस्ट्रिक रस का एक घटक होता है, जबकि ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। अग्नाशय का मतलब क्या होता है? पैनक्रियाज दोस्तों, ठीक है। अग्नाशय का मतलब क्या होता है? पैनक्रियाज, ओके, पैनक्रियाज। तो ट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, हमारे पैनक्रियाज से। और अग्नाशय के रस का एक घटक होता है, कौन सा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? अग्नाशय के रस का एक घटक है। अब बात कर लेते हैं अग्नाशय का। अग्नाशय के रस में 3 एंजाइम होते हैं दोस्तों। हमारा जो पैनक्रियाज होता है उसमें 3 एंजाइम होते हैं, कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, ठीक है, कि अग्नाशय में से कौन से 3 एंजाइम निकलते हैं, या अग्नाशय रस में से कौन से 3 एंजाइम पाए जाते हैं? तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं, ट्रिप्सिन और प्रोटीन श्रृंखलाओं को तोड़ता है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है? हमारी जो प्रोटीन श्रृंखलाएँ होती हैं उनको तोड़ता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन की जो श्रृंखलाएं होती हैं उनको तोड़ता है। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है। और लाइपेज वसा तथा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन छुपे हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। कायदे से पढ़ लीजिएगा इसको। PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं पित्त रस की, यानी कि बाइल रस। यह यकृत द्वारा स्रावित होता है। बाइल रस कहाँ से निकलता है? यकृत। यकृत मतलब होता है दोस्तों हमारा लीवर,
क्या होता है, लीवर, ठीक है। और यह पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। जो बाइल जूस होता है उसका कलर कैसा होता है दोस्तों, पीले रंग का तरल पदार्थ है। पित्त रस का मुख्य कार्य लिपिड अणुओं को पचाना और लाइपेज एंजाइमों को सक्रिय करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पेप्सिन और ट्रिप्सिन में थोड़ी चीज़ें उसको जान लेते हैं। देखो पेप्सिन क्या है, पेप्सिन इज सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन कहाँ से निकलता है, पेट में मौजूद जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वहाँ से पेप्सिन रस निकलता है, ठीक है। और क्या है, इट ओनली एक्ट्स इन द एसिडिक मीडियम। इसका जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है पेप्सिन का, वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। इट्स सिक्रीटेड इन द स्टोमक, ये कहाँ से निकलता है, ये हमारे पेट से निकलता है, क्लियर। ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियास। ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, हमारी अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से। इट एक्ट्स इन द एल्कलाइन मीडियम, ये किस फॉर्म में बिहेव करता है या इसका नेचर क्या है, एल्कलाइन है, ठीक है। फिर बात करें, इट इज सिक्रीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत से निकलता है दोस्तों, कहाँ से, छोटी आंत से, ठीक है। पेप्सिन जो है वो आपका पेट से, स्टमक से निकलता है, एब्डोमेन वाले पार्ट से, और ट्रिप्सिन जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिंग ऑफ मसल दैट अलाउ मटेरियल टू एंटर द स्टोमक इज नोन। लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, कार्डिक स्फिंक्टर, कार्डिक मसल लेयर और सेरोसा, मतलब कि मांसपेशियों की अंगूठी जो सामग्री पेट में प्रवेश करने की अनुमति देती है के रूप में जाना जाता है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। द रिंग ऑफ मसल दैट अलाउज मटेरियल टू एंटर द स्टमक इज नोन एज, मतलब वह रिंग जो अलाउ करती है मटेरियल को पेट के अंदर जाने के लिए, वह कौन सी मसल है, फटाफट बताएंगे, फटाफट। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो बी हो गया है ना। अब यहाँ पर देखो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर जो होती है, क्या पढ़ा था हमने, कार्डियक स्फिंक्टर ना, ये है हमारी, ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, है ना। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होती है वो यही होती है, ठीक है। इसको फाड़ करके दिखाया ना, ऊपर की ये जो होती है यही आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होती है जी। ढेर सारी दिख रहे होंगे यहाँ पर, एक ये है, ये कार्डियक स्फिंक्टर हो गई, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर हो गई आपकी, ठीक है। इसमें ऑब्लिक मसल लेयर हो गई, है ना, सबमोसा हो गया, फिर म्यूकोसा हो गया, ऐसे ढेर सारी चीज़ें, ठीक है। इसको आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से, PDF दे दूंगा मैं, ठीक है। फिर ये कार्डियक स्फिंक्टर वाली जो वहाँ छोटे पार्ट में था, इसको बड़ा करके दिखा दिया। अब इसी कार्डियक स्फिंक्टर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आपका ईसोफेगस होता है ना, ईसोफेगस के साथ यहाँ पर कनेक्ट होती हैं ये कार्डियक स्फिंक्टर, ये जो हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मायोकार्डियम क्या होती है, आपको पता ही होगा, हार्ट लेयर होती है ना। मायोकार्डियम क्या होती है, आपकी हार्ट की लेयर होती है। द मसल ऑफ लेयर ऑफ द हार्ट इज टर्म्ड एज मायोकार्डियम, ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स। मायोकार्डियम जो लेयर होती है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है, कार्डियोमायोसाइट्स की बनी होती है, किसकी, कार्डियोमायोसाइट्स की बनी होती है। द मायोकार्डियम इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, यानी कि जो मायोकार्डियम लेयर होती है हमारे हार्ट के चारों चैम्बर की दीवारों पर पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। थ्रू थिकर इन द वेंट्रिकल्स एंड थिनर इन द आर्टरिया, वेंट्रिकल वाले भाग में ये जो परत होती है, ये जो लेयर होती है वो मोटी हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। जब वो निलय में मायोकार्डियम जो होती है वो मोटी होती है, आलिंदो यानी आर्ट्रिकल में जो मायोकार्डियम होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेरोसा। चलो सेरोसा के बारे में बात करें तो सेरोसा क्या है दोस्तों, सेरोसा इज द आउटर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स बॉडी कैविटीज ऑफ द एब्डोमेन चेस्ट इंक्लूडिंग द स्टोमक आल्सो कॉल्ड सेरस मेम्ब्रेन। देखो सेरोसा क्या है, आउटर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, हमारे कुछ ऑर्गन्स है जिनकी आउटर लाइनिंग्स को क्या बोला जाता है, बाहरी जो लाइनिंग्स होती है उनकी ऑर्गन्स की, उसको सेरोसा बोला जाता है। मेनली आप देखोगे हमारे स्टोमक
में हो गया, पेट के आसपास का जो हिस्सा हो जाता है वो हो गया, हमारा चेस्ट के जो पार्ट होता है वहाँ पर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेरोसा देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपके सामने दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीव्ड थ्रू। क्या कह रहा है, अच्छा दिखना, अच्छा महसूस करना और लंबे समय तक जीना इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर विजिट टू डॉक्टर, कंज्यूमिंग मेडिसिन रेगुलरली, रिलाइंग ऑन मशीन्स टू गेट अराउंड, यानी कि नियमित व्यायाम से, डॉक्टर के पास रोज़ जाने से, नियमित रूप से दवा का सेवन करने से, या फिर चारों ओर जाने के लिए मशीनों पर निर्भर रहने के लिए। फटाफट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है, तीसरे का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों अगर हमें अच्छा दिखना है, अच्छा महसूस करना और लंबे समय तक जीना है तो उसका एक ही आंसर है, रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में पूछा गया सवाल है दोस्तों ये। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 25 जनवरी 1984, ठीक है, 25 जनवरी 1982, 25 अप्रैल 1982 या फिर 25 अप्रैल 1984। फटाफट बताएंगे, साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सही जवाब होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 25 जनवरी 1984 में आपकी साई की स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके, कमेंट करके बताइएगा साई का यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन होता है, जल्दी से बताएंगे, इसका अध्यक्ष कौन होता है साई का। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर अब कुछ पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक तो साई हो गया, आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं आया तो इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आएगा। IOA से पूछेगा, IOA मतलब क्या होता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। NCC से पूछेगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स 1948 में स्थापना हुई थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की 1927 में। SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, 1994 में। 54 में इसकी स्थापना। LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसको बोलते हैं, 1957 में इसकी स्थापना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई, है ना। NIS, अब ये NSNIS हो गया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना, 1961 में। कहाँ, पटियाला। NSS की बात करें, नेशनल सर्विस स्कीम होती है ये। ठीक है, 1969 में। साई की हमने चेक कर ही लिया, ये साई के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, IGIPESS, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, NAC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एक्रेमेडिटेशन ऐसे ही कुछ बोलते हैं, असेसमेंट करके होता है। ठीक है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट आप इसका जवाब क्या देना, कमेंट में करके देना। ये सारे के सारे जितने भी 2, 2, 4, 2, 6, 7 पॉइंट है ना दोस्तों, इन 7 पॉइंट में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे टपकेंगे जो कंफ्यूज करने वाले होंगे। ठीक है, तो इनको कायदे से इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th दोस्तों, 5वां क्वेश्चन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था 1891, 1892, 1894, 1893। फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1894। ओके, 1894 में। नेक्स्ट बात करें इसमें कुछ चीज़ों की जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, बड़ी मेहनत से खोज के मिलते हैं चीज़ें। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो थी वो आपकी 23 जून 1894 को गठित हो गई। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन था वो 23 जून 1894 में हुआ। हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, लुसाने स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट इस समय पे भी 2023 में भी जो है वो थॉमस बैक ही हैं। ठीक है, थॉमस बैक ही इसके अभी के करंट प्रेसिडेंट हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें यानी IOA तो 1927 में इसका गठन हुआ, हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली इंडिया में ही है। प्रेसिडेंट अभी जो करंट है PT उषा जी हैं, उड़न परी के नाम से जिनको हम जानते हैं। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो कौन है, राजीव मेहता जी हैं। ठीक है, कौन है, राजीव मेहता हैं। ओके, कौन है, राजीव मेहता हैं। ठीक है, और एक और चीज़ दोस्तों, थॉमस बैक ने अभी एक जैसे ओलंपिक का मोटो है ना, CTS, RTS,
फोर्टियस है ना, सीटीएस मतलब क्या होता है, अधिक तेज, अल्टियस मतलब अधिक ऊंचा, फोर्टियस मतलब अधिक बलवान। एक चौथा मोटो भी कनेक्ट हो गया है जो कि थॉमस बैक ने ही दिया है। अब आपको बताना कमेंट करके वो चौथा मोटो क्या इसके साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कंडीशन। एक सेकंड, अरे यार मेरी फोटो भी दिख जाएगी लोगों को, कोई बात नहीं, चलो इसका एक बार चेक कर लें। यस, चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, 7 जो भी हो। कंडीशन ऑफ स्ट्रेच ऑफ टीयर ऑफ लिगामेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लिगामेंट के खिंचाव या आंसू की स्थिति को क्या कहा जाता है। कंडीशन ऑफ स्ट्रेच और टीयर ऑफ लिगामेंट, ठीक है, आपकी लिगामेंट्स में जो खिंचाव आ जाए, ठीक है, टूटते हैं जब लिगामेंट, टीयर्ड हो जाते हैं, खिंचाव आ जाता है, तो उसको कौन सी इंजरी बोलते हैं दोस्तों। एक्यूट इंजरी, स्प्रेन, फ्रैक्चर या फिर स्ट्रेन। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि स्प्रेन और स्ट्रेन में मैक्सिमम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्प्रेन है और एक स्ट्रेन है, ठीक है। अब ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लिगामेंट की चोट है और कौन सी टेंडन की चोट है, ठीक है। ये तो पता है हमको कि लिगामेंट होता है वो भाई वो बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, टेंडन जो होता है वो बोन को मसल्स के साथ जोड़ने का काम करता है, लेकिन स्प्रेन किसको बोलते हैं। तो आप ये याद रखो, स्ट्रेन जो स्पेलिंग दिख रही है आपको, स्ट्रेन में टी से टेंडन याद रखो। और टेंडन किसकी चोट होती है, मसल्स की। मसल्स में क्या आता है, खिंचाव आता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर लो, बाकी जो बच गया वो आपका किससे होगा, लिगामेंट से हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। आज हाथ कुछ ज़्यादा सरक रहा है, ऑप्शन बी हो गया इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन आपके सामने। अ कंडीशन वेयर द एंड ऑफ बोन इज फोर्स्ड आउट इट्स नॉर्मल पोजीशन इन अ जॉइंट, यानी कि एक अवस्था जिसमें हड्डी का अंत जोड़ में अपनी सामान्य स्थिति से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कह रहा है, एक ऐसी अवस्था दोस्तों जिसमें हड्डी का जो एक कोना होता है, अंत होता है, लास्ट वाला सिरा, वो अपनी सामान्य स्थिति से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा। डिसलोकेशन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर। फटाफट बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिसलोकेशन, ठीक है। डिसलोकेशन ही होता है जिसमें हड्डी का आखिरी सिरा आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। और डिसलोकेशन कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, कल के वीडियो में बताया था मैंने। डिसलोकेशन कहाँ कहाँ होता है, हमारे शोल्डर में होता है, हमारी हिप में होता है, और हमारे जबड़े में होता है, जॉ में होता है, और हमारी रिस्ट यानी कि कलाई में भी डिसलोकेशन होता है। ओके, अब यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, कहाँ गया, सॉरी, एक्चुअली लग रहा है मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है क्या। कोई बात नहीं दोस्तों, बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, जिसकी वजह से स्क्रीन भागना स्टार्ट कर दे रही है, ठीक है। ये आ गया, मिल गया, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ये हमारा शोल्डर है, ठीक है। अब ये हड्डी का क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि आखिरी सिरा निकल जाता है बाहर, ये हमारा जो आखिरी कोन है ना, ये क्या होता है, वहाँ से हट जाता है, और इसी को हम डिसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो इसका कटोरा होता है ना, उस कटोरे से ये हड्डी बाहर की तरफ निकल जाती है, सरक करके डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है, अपनी लोकेशन छोड़ देती है। चलिए अब यहाँ पर आप देखो फ्रैक्चर के ही बारे में, क्योंकि डिसलोकेशन और फ्रैक्चर ये स्पोर्ट्स इंजरी में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्प्रेन तो बता ही दिया मैंने, स्प्रेन क्या होती है भाई, वो आपके लिगामेंट्स की होती हैं, ठीक है। कैप्सूल एट जॉइन इन द बॉडी, लिगामेंट्स की इंजरी होती है। स्ट्रेन आपकी मसल यानी कि टेंडन्स की इंजरी होती है। फ्रैक्चर, डिसलोकेशन अभी बता ही दिया मैंने, वही चीज़ है, उसका डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों। व्हेन मसल एक्सर्ट फोर्स वाइल लेंथनिंग दिस मूवमेंट इज़ नोन एज, यानी कि जब मांसपेशियों को लंबा करते समय बल का प्रयोग किया जाता है, इस आंदोलन को किस नाम से जानते हैं। जब भी हम अपनी मांसपेशियों को लंबा करते हैं और वहाँ पर फोर्स लग रही हो,
ठीक है, बल का प्रयोग किया जा रहा हो तो वो क्या कहलाएंगी, कंसेंट्रिक कहलाएंगी, स्टैटिक कहलाएंगी, इसेंट्रिक या फिर डायनेमिक। फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। जब भी मसल को हम बढ़ा रहे हों, उसको लंबा कर रहे हों, उसके साथ बल भी लग रहा हो, तो वहाँ पर कैसी मूवमेंट होगी दोस्तों, इसेंट्रिक मूवमेंट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देख लो, ये मूवमेंट्स हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों कि यहाँ पर एक हमारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, ओके। मूवमेंट से ही आपको पता चल रहा होगा, डंबल को जब हम आगे की तरफ ऐसे खोल के रखे हुए होल्ड करके पकड़ें, देन ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, मटन बोल दिया, सॉरी, मसल्स होती हैं वो शॉर्ट नहीं होती, उनकी लंबाई में मतलब सिकुड़ती नहीं है, उनकी लंबाई में, मसल्स की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, फिर कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में अगर आप देखो, जैसे डंबल नज़दीक आ रहा है तो यहाँ पर आपको मूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। ये मूवमेंट हो रही है तो ये मसल्स में आपको देखोगे, मसल्स में क्या हो रही है, मसल्स उसकी छोटी हो रही हैं, है ना, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। यही इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो अब आप यहाँ पर देखोगे, जैसे ही वो उसको फिर से फैलाएंगे तो वही छोटी वाली मसल्स यहाँ पर क्या होगी, फैल गई, लंबी हो गई, है ना, और साथ में बल भी पड़ रहा है, तो बल पड़ने के साथ उसकी लंबाई में परिवर्तन भी हो रहा है, तो उसी को हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर आइसोमेट्रिक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को किसने इजाद किया था दोस्तों, हेटिंगर एंड म्यूलर ने। ठीक है, हेटिंगर एंड म्यूलर ने 1953 में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इजाद किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर इन दिस द मसल लेंथ रिमेन्स सेम, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन में या इस प्रकार की मूवमेंट में आपकी मसल की जो लंबाई होती है वो सेम होती है, उसमें कोई परिवर्तित नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी दीवार को धक्का दे रहा हो, जैसे अब आप इसको मत समझिएगा डिप्स लगा रहा है, एक्चुअली में ये सीधा खड़ा है और दीवार को ठेल रही है। ठीक है, तो दीवार को खड़े होकर ठेलते हैं तो वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल हो जाता है। आप ताकत तो लगा रहे हो लेकिन कोई भी कार्य होते हुए वहाँ पर दिखाई नहीं देगा कि आपकी मसल छोटी हो रही है, बड़ी, तो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक की अगर हम बात करें तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, आप देख रहे हो डंबल को क्या किया उसने, अंदर की तरफ सिकोड़ कर मोड़ के रखा हुआ है ना। इससे क्या होता है, इन दिस द लेंथ ऑफ मसल चेंज, मसल की जो लंबाई होती है उसमें परिवर्तन आता है। इसके बहुत से एग्जांपल होंगे, स्क्वैट्स हो गया, बाइसेप्स हो गया, बाइसेप्स कर्ल हो गया। ठीक है, और इस आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को किसने इजाद किया था डी लॉर्मे। ठीक है, डी लॉर्म, ओके, 1945 में। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इसमें आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको सबसे पहले जान लो, इसको किसने इजाद किया, तो जे पेरिन ने किया। किसने, जे पेरिन ने किया 1968 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका दोस्तों। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम थ्रू द होल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या होता है, आपकी मसल्स जो होंगी वो जितना भी रेंज ऑफ मोशन होगा, यानी जहाँ तक आपका वो जॉइंट खुल पाएगा, बंद हो पाएगा, उस रेंज ऑफ मोशन तक वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, एग्जांपल साइकिलिंग हो गया, एक्सरसाइज ऑन मशीन्स हो गया। ठीक है, मशीनों में एक्सरसाइज करना, या साइकिलिंग आप कर रहे हो तब उस वक्त आपका जो पैर होता है, आप देखोगे पैडल मारते वक्त जो आपका पैर जाता है वो पूरा एकदम रेंज ऑफ मोशन तक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है मसल्स। ठीक है, तो वही आइसोकाइनेटिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, प्रश्न संख्या 9, तो 9वां क्वेश्चन क्या है, 5 to 10 मिनट्स ऑफ स्लो वॉकिंग लो लेवल्स एक्सरसाइज कंबाइंड विथ स्ट्रेचिंग। ठीक है, मतलब 5 से 10 मिनट धीमी गति से चलना निम्न स्तर का व्यायाम स्ट्रेचिंग के साथ युक्त है। क्या होता है इसका मतलब, कूल डाउन होता है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वार्म अप होता है, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कूल डाउन। ठीक है, 5 से 10 मिनट धीमी गति से चलना, निम्न स्तर का व्यायाम, और साथ में स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं, तो यह क्या कहलाता है, कूल डाउन, या इसको हम लिम्बरिंग डाउन भी बोल सकते हैं दोस्तों। और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लिम्बरिंग डाउन भी बोल सकते हैं। कूल डाउन तो होता ही है, साथ में इसको हम लिम्बरिंग डाउन भी बोल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि कूल डाउन का दूसरा नाम क्या है, तो लिम्बरिंग डाउन भी बोल सकते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर आप देख लो वार्म अप के बारे में क्या है। वार्म अप क्या होता है, वार्म अप
प्रिपेयर योर बॉडी फॉर इंटेंस एक्सरसाइज, है ना। आप कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो, कोई गेम खेलने जा रहे हो, तो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है उस गेम को खेलने से पहले गर्माहट करना, ठीक है। वेरियस कूल डाउन क्या होता है, हेल्प्स ब्रिंग टू बैक टू नियर नॉर्मल आफ्टर रिगोरस एक्टिविटीज़। जो भी आपने एक्टिविटीज़ कर रखी हैं जिसकी वजह से आप थक गए हो, अब जो आपकी मसल्स में खिंचाव वगैरह है, आपने कूल डाउन की जो एक्सरसाइज होती है, नॉर्मल पैदल चल ली, हल्का फुल्का जॉगिंग कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली, तो उसकी वजह से आपकी वो चीज़ें नॉर्मल अवस्था में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन, अ फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन एंड्स ऑफ बोथ बोन्स ड्राइव इनटू अनदर। मतलब एक फ्रैक्चर जहां दोनों हड्डियां, एक फ्रैक्चर जहां दोनों हड्डियों के टूटे हुए छोर एक दूसरे में चले जाते हैं। मतलब एक ऐसा फ्रैक्चर हो गया है कि एक हड्डी टूटी या दो हड्डी टूटी, या आपस में ही इसके टुकड़े एक दूसरे में धंसते चले गए, तो उसको कौन सा फ्रैक्चर बोलेंगे दोस्तों, स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्पाइरल, कंपाउंड या फिर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। यानी एक हड्डी टूटी, साथ में दूसरी हड्डी में घुस गई वो, ठीक है, उसको इम्पैक्ट कर दिया। मतलब एक हड्डी टूट करके उसने दूसरी हड्डी पे इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव डाल दिया घुस करके, ठीक है, उसी को इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा जाता है। ओके, बात करते हैं अब इसमें कुछ फ्रैक्चर्स की। तो आपके सामने दोस्तों देखो फ्रैक्चर्स में, जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, इट इज़ टाइनी क्रैक्स इन अ बोन ड्यू टू ओवर यूज़, यानी कि यह अति प्रयोग के कारण हड्डी में छोटी दरारें हो जाती हैं, ठीक है। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर, इट अकर्स ड्यू टू अ रोटेशनल और ट्विस्टिंग फोर्स, यानी कि यह एक प्रकार का पूर्ण फ्रैक्चर है, यह घूर्णी या घुमावदार बल के कारण होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए आपकी कलाई किसी ने कस के मरोड़ दी और आपकी रेडियस अल्ना हड्डी कड़कड़ा गई, तो वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, घुमावदार बल से अगर टूट जाए। ओके, कंपाउंड फ्रैक्चर की बात करें, आल्सो कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर को ही ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है, कि कंपाउंड फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है, ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, बोथ बोन एंड स्किन आर इंजर्ड, ये एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें आपकी हड्डी और चमड़ी दोनों को नुकसान पहुँचता है। ओपन फ्रैक्चर भी कहा जाता है, हड्डी और त्वचा दोनों को घायल हो जाते हैं और दोनों को नुकसान पहुँचता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रैक्चर्स हैं आपके सामने, है ना। ओपन फ्रैक्चर में क्या हो रहा है, डायरेक्टली हड्डी एक जगह से टूट जा रही है। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है, हल्का सा क्रैक दिख रहा है आपको। ग्रीन स्टिक में भी क्या होता है, बहुत लाइन पड़ जाती है, बहुत हल्की सी। कम्युनिटेड में आप देख पा रहे होगे क्या हो रहा है, हड्डियाँ, एक ही हड्डी कई जगह से टूटी हुई है ना, तो उसको कम्युनिटेड बोल दिए। सेगमेंटल क्या होता है, एक पार्ट उधर से टूटा, एक पार्ट इधर से टूटा, सेगमेंट में अलग अलग सेगमेंट में एक हड्डी टूटी। क्लोज फ्रैक्चर जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर दोनों एक ही चीज़ होता है कि नहीं। ओके, ठीक है। स्पाइरल फ्रैक्चर में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लाइनिंग्स बन जाती है, जब कोई मोड़ करके तोड़ता है तो ऐसे होता है। लीनियर फ्रैक्चर एक रेखा टाइप की बन जाएगी वहाँ पर। इम्पैक्टेड में आप देख रहे हो ये हड्डी टूटी, उसके छोटे छोटे टुकड़े इस हड्डी में धंसे हुए हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड जॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि एक जोड़ के चारों ओर संभावित आंदोलन की सीमा को क्या कहा जाता है। स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ओके, द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट, जोड़ों के बीच में जो एक उसकी जितनी क्षमता है फैलने की, एक रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल अराउंड जॉइंट इज कॉल्ड, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन 12 से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। स्पीड क्या है दोस्तों, गति क्या है। इट इज़ द एबिलिटी टू मूव आवर बॉडी और पार्ट्स ऑफ योर बॉडी स्विफ्टली, ठीक है। यह आपके शरीर या आपके शरीर के कुछ हिस्सों को तेज़ी से स्थानांतरित करने की क्षमता होती है, ठीक है। एजिलिटी की बात करें, एजिलिटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज एंड कंट्रोल द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हाइल मेंटेनिंग ए कांस्टेंट रैपिड मोशन, यानी कि यह एक निरंतर तेज़ गति को बनाए रखते हुए शरीर की दिशा और स्थिति को बदलने और नियंत्रित करने की क्षमता होती है एजिलिटी, ठीक है। चपलता। कोऑर्डिनेशन,
इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ द सेंसेस टुगेदर विथ बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी कि यह समन्वय, कोऑर्डिनेशन मीन समन्वय या आंदोलन के दौरान शरीर के अंगों के साथ इंद्रियों को उपयोग करने की क्षमता होती है। साथ ही मतलब कि हम अपने बॉडी के जितने भी हम पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ ही हमारे न्यूरोमस्कुलर या जो भी हमारे अंदर की क्या बोलते हैं ग्लैंड्स वगैरह जो भी हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल, उनके साथ सामंजस्य बिठाने का काम होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने दोस्तों, 12वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन, द हार्ट वॉल्व बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज बाइकस्पिड एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। मतलब कि ये आपका हार्ट है, 4 चैम्बर हो गए। क्या कह रहा है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यानी कि यहाँ पर जो वॉल्व होगी ये आपका राइट आर्ट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पर जो वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व या ट्राइकस्पिड या पल्मोनरी। फटाफट बताएंगे कौन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है और इस जगह पर आपकी बाइकस्पिड वॉल्व होती है दोस्तों। क्या होती है, बाइकस्पिड वॉल्व होती है। बाइकस्पिड वॉल्व का घर का नाम होता है मिट्रल वॉल्व, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व होता है दोस्तों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप हार्ट में देख पा रहे होगे, चलिए डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये आपका राइट आर्ट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ पर ये वॉल्व है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये वाली आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये वाली आपकी कौन सी है, मिट्रल वॉल्व लिखा है ना यहाँ पर, इसी को हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। मिट्रल वॉल्व को भी हम बाइकस्पिड वॉल्व ही बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, एनालिटिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व, एक विश्लेषणात्मक अभ्यास में शामिल है क्या। ए लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, मसल्स ऑफ सेवरल लिम्स, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल, यानी मांसपेशियों का एक बड़ा समूह, हाथ और पैरों की मांसपेशियां, कई अंगों की मांसपेशियां या मांसपेशियों का एक छोटा समूह। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। एक विश्लेषणात्मक अभ्यास में क्या शामिल होता है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल, मांसपेशियों का एक छोटा समूह इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है, एनालिटिक एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए उनको देख लेते हैं। जैसे ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है दोस्तों। अब कुछ टर्म्स हैं जो आ जाते हैं आपके पेपर में जो कि हमको लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं कभी। ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स पर्टेन टू स्किल्स इन्वॉल्विंग लार्ज मसल्स मूवमेंट। ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर क्या होती है, हमारी बड़ी मांसपेशियों का समूह इस्तेमाल में आता है, यूज़ में आता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। सच एज इंडिपेंडेंट सिटिंग, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बैठने के लिए, क्राउलिंग, वॉकिंग और रनिंग। ओके, फाइन मोटर स्किल्स में क्या आती हैं, इन्वॉल्व यूज स्मॉलर मसल्स, जितनी भी हमारी स्मॉलर मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सच एज ग्रास्पिंग, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन और ड्राइंग, ठीक है, यहाँ पर हमारी स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होती। फाइन मोटर स्किल्स, आप आर्ट बना रहे हो, अब आर्ट बनाने के लिए आपकी जो छोटी छोटी मसल्स होंगी आपकी फिंगर्स की, है ना, वो इस्तेमाल होंगी यहाँ पे। फाइन मोटर, क्योंकि आर्ट बनाने के लिए बहुत फाइन काम करना पड़ता है, हमको बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता है ना, तो इन सब चीज़ के लिए फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सिचुएशनल फैक्टर इन मोटिवेशन इज, यानी कि प्रेरणा में स्थितिजन्य कारक क्या होगा दोस्तों। नीड होगी, पर्सनालिटी टाइप होगा, गोल होगा, लीडरशिप स्टाइल होगा, ज़रूरत, व्यक्तित्व का प्रकार, लक्ष्य, नेतृत्व शैली। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, नेतृत्व शैली, लीडरशिप स्टाइल होता है दोस्तों। सिचुएशनल फैक्टर इन मोटिवेशन इज, एक लीडरशिप का स्टाइल ही होगा कि वो किसी भी सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन को संभाल सके, क्रिएट कर सके, है ना, उस सिचुएशन से कैसे अपने लोगों को बाहर निकाल सके या मोटिवेट कर सके, ठीक है, लीडरशिप स्टाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। इन स्केलेटल मसल द कनेक्टिव टिश्यू शीथ सराउंडिंग ईच फैसिकुलस इस, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, सार्कोलेमा, एपीमाइसियम। यानी कंकाल की मांसपेशी में प्रत्येक फैसिकुलस के आसपास संयोजी ऊतक म्यान क्या होता है।
पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, सार्कोलेमा, एपीमाइसियम। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पेरीमाइसियम। क्या होगा? पेरीमाइसियम होगा दोस्तों। ओके, ठीक है, क्या होगा? पेरीमाइसियम। स्केलेटल मसल, एपीमाइसियम, ठीक है, ये मसल्स की लेयर हो गई आपकी। ओके, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, सार्कोलेमा, मायोफाइब्रिल, सब ये मायोफाइब्रिल्स हो गया, मसल फाइबर्स हो गए। ठीक है, चलो देख लेते हैं पेरीमाइसियम क्या होता है, एपीमाइसियम क्या होता है। प्रत्येक मांसपेशी के कवर करने वाली संयोजी ऊतक की सबसे बाहरी आवरण को एपीमाइसियम कहा जाता है। ठीक है, हमारी मसल की जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है? दैट इज़ एपीमाइसियम कहलाती है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक मांसपेशी फाइबर के समूह से बनी होती हैं। जो पेरीमाइसियम होती है वो क्या होती है? मांसपेशी के जो फाइबर्स होते हैं उनके ग्रुप्स से बनी होती है। ठीक है, फिर फेसिकुलस कहा जाता है और इसे ही हम फेसिकुलस भी कहते हैं। पेरीमाइसियम को हम क्या कहते हैं? फेसिकुलस कहते हैं। ठीक है, फिर एंडोमाइसियम की बात करें तो प्रत्येक फेसिकल के भीतर व्यक्तिगत मांसपेशी फाइबर की कई इकाइयाँ एंडोमाइसियम एक संयोजी ऊतक म्यान से घिरी होती हैं। चलो, ये थ्री लेयर्स आपकी मसल्स की मेन 3 लेयर्स होगी, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम दोस्तों। ओके, चलिए, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप इसका स्लाइड का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।